नमस्कार दोस्तों, आज के साक्षात्कार सत्र में हमारे साथ हैं डीसी पद पर चयनित अभिषेक तंबोली सर, जिनका सिलेक्शन इस बार के 2022 के पीएससी में डिप्टी कलेक्टर पद पर हुआ है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। दूसरे पे हैं एजेएस पद पर चयनित किरण सिंह मरावी सर, जो 2022 में असिस्टेंट जेल सुपरिटेंडेंट के पद पर चयनित हैं। सर स्वागत। धन्यवाद। तो साक्षात्कार की परंपरा को शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल वही होता है कि क्या बात थी, मैं आप दोनों से ही पूछ रहा हूँ, कि जिसने आपको पीएससी की तैयारी के लिए प्रेरित किया है? सर ये जो शुरुआत थी हमारी, सर स्कूल टाइम पे हमारे स्कूल के दौरे पे सर एक अधिकारी आए हुए थे। उनका जो पर्सनैलिटी था, जो सम्मान हमारे शिक्षकों द्वारा, हमारे जो स्टूडेंट्स थे उनके द्वारा उन्हें दिया गया सर, इससे मोटिवेशन मिली कि ये पद भी होता है, हम इसके लिए भी प्रयास कर सकते हैं। इससे मुझे प्रेरणा मिली कि हम इस क्षेत्र में भी आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है सर। आप? मेरा भी, हम दोनों एक ही स्कूल से पढ़े हैं। उस समय से बचपन में मतलब ये जानकारी नहीं थी कि कोई पद होता करके। तो कोई भी अधिकारी जब दौरे पे आता था, उसके पीछे जब लोगों का आकर्षण ये देखते थे, हमारे गली मोहल्ले घर परिवार में जो चर्चा का विषय रहता था सर, वो कहीं ना कहीं एक बचपन से मुझे आकर्षित करता रहा कि मैं भी इस पद में एक दिन चयनित हो करके। और दूसरा रीजन ये है सर, किसी भी प्रकार सरकारी कार्य है, जैसे हम लोग बचपन में आमदनी प्रमाण पत्र बनाने जाता था, प्रमाण पत्र, उसके लिए पटवारी जगह तहसीलदार के चक्कर काटना पड़ता था। तो मेरे को तहसीलदार का पद जो है एकदम बहुत बड़ा पद लगता था, इसलिए सर वो जो सरकारी पद को जो आकर्षण से बच्चों से ही रहा मेरे। वैसे तैयारी के दौरान किन पहलुओं पर आपने ध्यान दिया है? सर जैसे हम जान रहे हैं कि प्री मेंस और इंटरव्यू एक लंबा प्रोसेस है, तो इसके लिए सर हमने चरणों में तैयारी की। तो जैसे प्री के लिए हमने डिफरेंट, शुरुआत में मैं ये बताना चाहूँगा सर कि जैसे हमने शुरुआत अपने 2017-18 में की। उस टाइम पे जब अपन यहाँ पे आए तो हमें क्या है, उस बैकग्राउंड से नहीं थे। जैसे सर ने इंजीनियरिंग किया हुआ है, मैंने कंप्यूटर साइंस ही किया था, तो हमारा फील्ड बहुत अलग है प्रशासन से। तो शुरुआत में जैसे हम आए तो इस चीज़ का बड़ा कंफ्यूजन था कि कौन सी बुक पढ़े हम। तो इसी कंफ्यूजन के चक्कर में हमने इतनी सारी बुक्स ले ली कि हमें समझ में नहीं आया कि अपन को पढ़ना किस में से चाहिए। और इसका परिणाम ये हुआ कि 2018 में अपना प्री तो निकल गया, लेकिन मेन से अनफॉर्चुनेटली हम दोनों ही रह गए। एक साथ तैयारी प्रॉब्लम किए हैं। हाँ। और एक साथ मेंस भी लिख रहे हैं, एक साथ प्री भी लिख रहे हैं। इनका भी 5वां प्रयास है, मेरा भी 5वां प्रयास है। हाँ। पहले प्रयास हम दोनों का नहीं हुआ, द्वितीय प्रयास में कोविड आ गया, कोविड के समय मेरा हुआ, सर का नहीं हुआ। तृतीय प्रयास में सर ने मेंस ने लिखा, मैंने लिखा। चतुर्थ प्रयास में फिर मैंने लिखा, सर ने भी लिखा। और पंचम प्रयास फिर दोनों ने लिखा। लेकिन इस बार इनका भी चयन हो गया है और मेरा भी चयन हुआ है। तो 5 बार देने के बाद आपका सिलेक्शन हुआ है। तो ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे जो मतलब आए बिलासपुर या फिर रायपुर कहीं कोचिंग के लिए आए और तुरंत सिलेक्शन हो जाए, इस तरह के माइंडसेट रखने वालों को आप क्या बोलेंगे? सर मेरा अनुभव तो ऐसा नहीं है सर कि मैं तुरंत आया और तुरंत ही सिलेक्शन। सर ये एग्ज़ाम ऐसा है कि आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, चाहे आप किसी बैकग्राउंड से आए या कोई सा भी सब्जेक्ट डिसिप्लिन आपका हो, ये मैटर नहीं करता है। मेरे हिसाब से अगर आपने एक बारी इस क्षेत्र में आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय ले लिया है तो आपको फिर मेहनत करना पड़ेगा सर। तुरंत तो मिलने वाला प्रयास नहीं है ये। हाँ, अगर आपका मेहनत बहुत अच्छा है तो आप वन टाइम में भी सिलेक्शन दे सकते हैं। वही तो तुरते पाव वाला काम नहीं होता। तुरते आओ तुरते वहाँ। जैसे हम देखेंगे, मैं जैसे एग्जाम्पल जो तुरंत वाली सफलता रहती है, जैसे रानू मंडल वाला और कच्चा बादाम वाला गाना चला। तुरंत सफलता, त्वरित सफलता, कुछ दिन बाद से बंद हो गई। लेकिन जो लंबे समय जो संघर्ष चलता रहता है, सफलता उससे एक जरा शोर जरूर मचाती है सर। फिर भी मेरे को एक चीज़ बताइए ना, एक आदर्श समय क्या होना चाहिए मतलब तैयारी का? सर अध्ययन का एक आदर्श समय मेरे हिसाब से जब जैसे ग्रेजुएशन आपका हुआ, उसके पश्चात आपको सर मेरी सब तैयारी करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप 12वीं कक्षा पास करने के बाद तुरंत तैयारी वगैरह फिरते हैं तो आप अपना जो कॉलेज का जो लाइफ है, जो व्यक्ति कॉलेज में जाता है, घूमते हम फिल्मों में देखते हैं कि कॉलेज में बाइक में घूम रहे हैं, इधर उधर घूम रहे हैं, जो पार्टी कर रहे हैं, वो सर आपका मिस हो जाएगा। तो पहले आप अपना पूर्ण रूप से स्कूली जीवन जिए, आप फिर अपना कॉलेज का भी जीवन जिए, कम से कम 2-3 साल तो जी लीजिए। उसके पश्चात अब जब आपका खत्म होने वाला है कॉलेज, तब आप मेरी सब तैयारी कीजिए। वैसे आजकल देखा जाए तो बच्चे लोग तो 10वीं 12वीं के बाद ही कॉलेज लाइफ जी, मतलब 10वीं के बाद जनरली देखने को मिलता है कि वो कॉलेज लाइफ जी रहे हैं टाइप का जीते हैं।
और हम लोग कोचिंग के एरिया से ही जुड़े हुए हैं, तो हम लोग को पता चलता है कि बच्चे 12वीं के बाद सीधे सीधे आ रहे हैं। मतलब इस बार के भी प्री बैच मैंने देखा, बहुत सारे बच्चे 12वीं के बाद आ रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कि 12वीं के बाद तैयारी ज़्यादा ठीक होगी? सर इस बार ही तो अपनी कोचिंग में अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है कि 12वीं के बाद भी शेड्यूल किया गया है। हाँ। कि उनको किसी माध्यम से इस क्षेत्र में अपन आगे बढ़ाएं। क्योंकि सर के इस बात से मैं सहमत हूँ कि सर कॉलेज का जो टाइम है वो बड़ा क्रूशियल टाइम है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि अपन पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं, अपना इंटरेस्ट को खोज सकते हैं कि हमको किस क्षेत्र में जाना है। अगर व्यक्ति क्योंकि सबकी ये निजी चॉइसेस है, अगर कोई बच्चा चाहता है कि अपन 12वीं से तैयारी करें, तो हमारे कोचिंग संस्थान ने तो ये किया हुआ है कि 12वीं के बाद बच्चों को क्लासेस देने का प्रोग्राम जारी किया हुआ है। तो मतलब आप 12वीं के बाद जो इंटीग्रेटेड वाली जो तैयारी होती है उसके पक्ष में है मतलब? ठीक ठीक। ये मेरे अनुसार 12वीं का तैयारी करनी चाहिए, लेकिन तैयारी के साथ साथ जो आपका जो जीवन है, व्यक्तिगत जीवन का, जो आप सामाजिक जीवन, कॉलेज वगैरह, हाँ। उसको भी आप सर मतलब उतना ही महत्व दे जितना आप अपनी कोचिंग को दे रहे हैं। दोनों में आप सामंजस्य बना के चलिए। ठीक ठीक सर। अब मैं पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे ही आ रहा हूँ, मतलब एरिया पे आ रहा हूँ। तो जैसा कि हम जानते हैं 3 एरिया है इसका। तो सबसे पहला है, उसका पहला चरण वो है प्रारंभिक परीक्षा। ये आजकल कई लोग के सुनने का भी आता है कि प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा से ज़्यादा चैलेंजिंग बन पड़ी है, बहुत सारे लोग बोलते हैं। आपने क्या महसूस किया दोनों ने? सर मेरे लिए सर प्रारंभिक परीक्षा कभी भी सर कठिन नहीं रहा। मैं क्या बोलते हैं, ये हमारे यहाँ आचार्य पब्लिकेशन की कृपा ही रही है, क्योंकि जब मैं छत्तीसगढ़ के संबंध में या भारत के संबंध में प्रारंभिक परीक्षा निकालने बैठता हूँ, तो वहाँ पे मेरे आचार्य पब्लिकेशन इतनी सारी जो किताबें हैं, एडिशन 1 से लेके मैं लगभग इनकी अभी तक 6 एडिशन की बुक खरीद चुका हूँ 6 साल में। तो प्री के लिए सर जो एडिशन की जो किताबें हैं, जिसमें जो फैक्ट रहते हैं, उसको सर किसी माध्यम से आप याद कीजिए, चाहे तो आप उसको रट के याद कीजिए, चाहे ट्रिक से याद कीजिए। लेकिन उससे क्या है, आप एक बार जो कॉन्सेप्ट बिल्ड हो जाता है, पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, वो प्रारंभिक परीक्षा में अवश्य कहीं काम आएगी। तो ये कोई विशेष रणनीति आपने अपनाई, ऐसा कुछ? सर विशेष रणनीति सर मेरा प्रारंभिक परीक्षा के लिए तो सर कोई विशेष रणनीति नहीं रहती, लेकिन मेरा ये रहता था कि डेली मुझको अध्ययन करना है। मतलब सुबह 6 बजे उठ के मुझे 12 बजे तक अध्ययन करना है, 12 बजे बाद लंच करके ऐसा अध्ययन करना है। जैसे बेरोजगारी की वजह से मेरे भी नौकरी लगी थी, नौकरी रहती हुए तय दिन मैं क्या करता था, सुबह उठता था 6 बजे, 6 बजे के बाद सर मैं 11 बजे तक पढ़ा, 11 बजे अपने ड्यूटी पे चले जाता था। तो वहाँ से 4 बजे, 4:30, 5 बजे आने के बाद सर मैं तुरंत आके फिर अध्ययन कर बैठ जाता था। इस प्रकार क्या है सर, डेली मतलब पढ़ने का कोई विकल्प नहीं है सर। अगर आपको प्रारंभिक परीक्षा पास करनी है तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। और आपका? सर मेरा जो प्री का जो था सर, क्या इनिशियल में जैसे कि मैंने सर बताया कि मैं उस बैकग्राउंड से नहीं था, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड से आया था। तो स्टार्टिंग में मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी, मतलब लगभग एक छत्तीसगढ़ी में कहते हैं खर ही गांच देना, बुक्स का खर ही गांच दिया था। लेकिन उसका ये हुआ कि उस टाइम पे लकीली प्री का हो गया। लेकिन सर जो एचआर पब्लिकेशन की जो बुक है, जो उस टाइम पे मैंने इस संस्थान की जो बुक है वो 2019 में जो 2 बुक आई थी, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, तो सर प्री के लिए मैंने उसे प्रिपेयर किया था। और उससे मुझे लगता है कि, और ये मैं बताना भी चाहूँगा बाकी हमारे दर्शकों को, कि जो वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 जो प्री के लिए आती हैं, शायद अभी उनका नया अपडेट भी अपन आ गया 10वां आ गया ला दिए हैं अपन नया अपडेशन। तो सर प्री के लिए वो सफिशिएंट है, तो उसके लिए ज़्यादा इधर उधर भागने की ज़रूरत नहीं है। ये तो छत्तीसगढ़ की बात हुई। और अदर सब्जेक्ट जीएस? सर इंडिया सब्जेक्ट के लिए भी बुक्स हैं सर। मैंने एचआर पब्लिकेशन की जो वस्तुनिष्ठ वाली जो बुक है, तो सर मैंने उसको फॉलो किया था प्री के लिए। हाँ, वैसे प्री में एक जनरल प्रश्न बच्चों का होता है कि प्रश्न सॉल्व करना इतना ज़रूरी क्यों है? और टेस्ट सीरीज़ वगैरह प्रोग्राम हम लोग करते हैं तो देखते हैं, तो बहुत सारे बच्चों को ये आग्रह होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे देना भी नहीं चाहते, मतलब कि वो क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना चाहते। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आप बोलेंगे? सर सबसे बड़ी समस्या जो मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ भीड़ की ज़्यादा समस्या है। भीड़ कहने का मतलब मेरा क्या है कि अभी पिछले साल इतने लोगों ने प्री का फॉर्म भरा। इसका रीज़न क्या था कि एक तो इसका फीस जो है वो नहीं लगना है, फीस माफ कर दिए, फीस माफ कर दी सरकार ने। और दूसरा कि बच्चे यूं ही डाल रहे हैं ट्रेंड के लिए। तो जो सिंसियर बच्चे हैं वो तो नहीं डरते हैं, लेकिन जो मॉडरेट मीडियम लेवल के जो बच्चे हैं वो डर जाते हैं कि सर से आपने पहला क्वेश्चन पूछा कि इतने लोग आ रहे हैं। इसका रीज़न ये है कि एक तो फीस माफ कर दिए हैं, दूसरा कि इसके प्रति लगाव लोगों का बढ़ा है पर मेहनत नहीं करना चाहते। लोग मूल्यांकन से डर रहे हैं। मूल्यांकन से डर रहे हैं, मतलब मूल्यांकन से डर रहे हैं, इसलिए वो तेजी नहीं लगाते। जैसे मेरी बात है तो मैं हर बार जो मार्केट में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं मैं उसको हर बार लेता हूँ।
क्योंकि मैं कितनी भी तैयारी कर लूँ, जब तक मैं अपना सेल्फ का मूल्यांकन ना कर लूँ कि हाँ मेरा क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहे हैं, तो उसके पहले मैं एग्ज़ाम हॉल पर नहीं जाता। ठीक मैं बात चाहता हूँ कि सबको मतलब जितने भी मेरे दर्शक हैं उनको सेल्फ का मूल्यांकन है वो करना ही चाहिए, क्योंकि जब तक आप किसी भी चीज़ का अध्ययन करने के पश्चात उसके क्वेश्चन नहीं जानेंगे तब तक आपको मालूम नहीं पड़ेगा आपका क्वेश्चन आप कहाँ पे अटक रहे हैं। तो उस अटक से मुक्ति पाने के लिए आपको ज़रूर टेस्ट पेपर या फिर MCQ लगानी ही चाहिए। ठीक बात है। अच्छा सर, बहुत सारों का क्वेश्चन ये है कि प्री की तैयारी पहले करें कि मेंस की तैयारी? अभी मेंस में भी आऊँगा, लेकिन मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर कोई बच्चा प्री और मेंस दोनों तैयार कर रहा है तो कैसे टाइम मैनेज करेगा? बहुत मुश्किल नहीं लगता ये चीज़? सर ये बताना चाहूँगा मैं कि प्री और मेंस के लिए अलग सिलेबस है ही नहीं। तो ये बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है, बोलिए। जी सर, अपन मेंस की तैयारी करते साथ ही साथ अपन प्री की भी तैयारी कर सकते हैं अगर जिनका बेस अच्छा है। लेकिन अगर जो व्यक्ति, जैसे अपनी ही मैं बात करूं कि मैं जैसे नया ही इस क्षेत्र में आया था, तो सर मुझे प्री की तैयारी भी करनी पड़ी। लेकिन दूसरे साल मैंने ये रियलाइज़ किया कि प्री और मेंस की तैयारी अलग नहीं हो सकती, आपको मेंस के साथ चलते चलते ही प्री की तैयारी करनी चाहिए। सर आपका? मेरा मानना है सर, प्री की तैयारी जैसे हम करते हैं, इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, ये तो कभी बदलेगा नहीं। जैसे मान लो हमारी कोचिंग में सर पढ़ा रहे हैं कि रतनपुर के इतिहास में रत्न नदी हुए, जाजल नदी हुए, तो ये भी बताएंगे टंकियों का शहर बनाया गया। तो प्री में क्यों आएगा कि टंकियों का शहर किसे कहते हैं? तो आप रतनपुर लिख देंगे। लेकिन जब सर क्लास में बताते हैं कि इतने सारे तालाब थे, तालाब क्यों बनाया गया थे? कि धन धान्य से परिपूर्ण हो, नदी प्रवाहित नहीं होती है, लोगों के आवास निस्तार ये सब के लिए पानी की जरूरत पड़ती है। तो ये सर टंकियों का शहर, जैसे दो ही प्रश्न में आपको सामने पढ़ते हो, टंकियों का शहर किसे कहते हैं? तो आप बोलेंगे रतनपुर। और फिर टंकियों का शहर रतनपुर को क्यों बोलते हैं? ये मेन सिलेबस, तो कारण बताना पड़ेगा। हाँ, ये सर कोचिंग में सर हमें पढ़ाते हैं प्री की तैयारी के लिए और मेंस की तैयारी। तो प्री की तैयारी सर इसी तरीके से होती है कि कोचिंग वाले सर जो बता रहे हैं उसको ध्यान से सुनने के लिए। उसके बाद सर जो मेंस की तैयारी होती है, तो सर आप मेंस का जो इंटीग्रेटेड बैच होता है, प्री का अलग मेंस का अलग, उसमें सर उसी बात को दोहराते हैं सर। तो मेरे हिसाब से सर प्री और मेंस की तैयारी सर इंसान को एक ही साथ करनी चाहिए। जैसे अलग अलग हमारे यहाँ सुविधा उपलब्ध है। जैसे सर मेरी बात बता रहा हूँ, क्योंकि जब पहली बार मतलब 18 में जब मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, तो मैंने प्री की कोचिंग नहीं की थी, मैंने ऐसे दिला दिया था। उसके बाद मैंने मेंस दिलाया, तो मेरे पेपर में सर 68 मार्क्स, पेपर 2 में सर 84 मार्क्स, पेपर 3 में 92 मार्क्स और पेपर 5 सर मतलब इतने कम मार्क्स थे पासिंग कि मतलब मैं देश का शर्मा जाता था। उसके पश्चात सर मैंने मेंस के विभिन्न समय इतनी सारी किताबें हैं, किताबों से अध्ययन किया, सर से रेगुलर कॉन्टेक्ट में रहा, कोचिंग की। उसके पश्चात सर मुझे मेंस की जो कंप्लीट तैयारी हो गई। उसके पश्चात कोविड आ गया, तो कोविड में मैंने सर पूरा सबको रिवाइज किया है कि जो पहले प्री का सिलेबस था, मेंस का सिलेबस, उस हिसाब से कंप्लीट तैयारी अगर होती है ना, उसके बाद व्यक्ति को आगे मतलब बढ़ना चाहिए। मेरे हिसाब से यही है कि प्री और मेंस की तैयारी व्यक्ति को अलग अलग ना करके एक साथ करती रहनी चाहिए। लेकिन अगर प्री का समय आता है जैसे दिसंबर से, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी आप प्री पढ़िए। उसके पहले दिसंबर पहले मेंस होता है, जब फिर जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर आप मेंस की तैयारी कीजिए। जी सर। ठीक सर, इसमें एक और बात है कि प्री में नोट्स बनाने की बातें कही जाती है। प्री में नोट्स बनाना कितना मतलब वैल्यूबल है इस एग्ज़ाम के लिए? सर अगर मेरा निजी अनुभव की अगर बात की जाए, तो सर मैंने शुरुआती समय में मैंने नोट्स बनाया हुआ था प्री के लिए ना? हाँ, प्री के लिए। लेकिन उसमें मेरा प्रॉब्लम ये हुआ कि मैं कंटिन्यू वे पे उसको जारी नहीं कर पाया। सर इसका एक बढ़िया सॉल्यूशन ये निकला कि जो HR पब्लिकेशन की जो बुक है, मैंने उसी में सर काट छाट करके उसी में ही अपने नोट्स तैयार कर लिए। और साथ ही सर टेस्ट सीरीज जो था मेंस के लिए, वो तो मैंने लगाया ही लगाया। इसमें मेरा समय ये बच गया कि मेरे को नोट्स बनाने के समय बच गया। तो मैं जो मेंस की जो ये बुक होती है HR पब्लिकेशन वाली, जो मैंने परचेस की थी, उसी में मैं छोटे छोटे पॉइंट को अपन हाइलाइटर में हाईलाइट कर देते थे और इसी को बगल में ले देते थे कि इसको प्री के लिए पढ़ना है। तो उस प्री और मेंस साथ में हो जाता। अच्छा, ये इंटीग्रेटेड आप अच्छा तरीका बता रहे हैं। सर आपका? मैं जैसे मान लो इतिहास पढ़ रहा हूँ मैं, मेरे को पॉइंट अच्छा लगा तो हाईलाइट किया, उसको लाल पेन से मैं बोला और PT लिखा था। PT फिर उसे प्री, प्रीलिम्स। तो क्या था, जैसे एग्जाम के टाइम में रिवीजन करना है, तो इतना बड़ा टॉपिक, इतना बड़ा पेज, मतलब 3-4 पेज है, कैसे पढ़ोगे? ऐसे पेज पढ़ते PT थी क्या, मतलब वहाँ का पढ़ना है वहाँ पे। तो मतलब मेरे क्या बुक देखेंगे ना सर आप, तो हर पेज में आपको लाल लाल का पेन कलर में और हाईलाइटर आपको कलरफुल नजर आएगा। आप पूछते हैं कि PT क्या होता है, मैं सबको थोड़ी बता दें PT क्या होता है, लेकिन आप बताएं PT मतलब होता है प्रीलिम्स के लिए। तो जो भी मतलब मेरे मित्र अगर है बुक वगैरह देखेंगे मेरे को, तो बोलते हैं PT के लिए क्या है, इसका मतलब यह है कि इसको पढ़ना है करके। जैसे मेंस का सिलेबस में सर, मेंस में भी इतिहास पढ़ेंगे, मेंस वाले विस्तार से पढ़े,
लेकिन वहाँ पे मेंस के जब नोट्स आते तो मैं वहाँ पे पीटी लिख दिया हूँ। हाँ हाँ जब ये देख रहा था कि यहाँ जाएगी घर पीटी का है करके, ये सब प्री का अप्रोच रहता था मेंस के अकॉर्डिंग मेरा। मतलब अलग से नोट्स बनाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है अगर आपको। एक समय तक मतलब जैसे करंट अफेयर का बनाते रहता था, लेकिन जब से मार्केट में बुक्स अगर आने लगे चार पब्लिकेशन की हमारी, तो मैं बोला जब इतनी सारी बुक मिल ही रही है तो मैं नोट्स बनाने से अच्छा रिविजन कर लूँ। ठीक बात है। तो वही सर मेरा ये अप्रोच रहता था कि जितना ज़्यादा पढ़ूँ करके तो नोट्स कम बनाता था, रिविजन ज़्यादा करता, उसी बुक में सर लिख दिया तो मेरा नोट्स बन गया। तो ये अप्रोच वही रहता था मेरा। कोचिंग कर रहे हैं सर तो आपको नोट्स बनाना प्रेफर करना चाहिए, क्योंकि क्लास नोट्स में कुछ ऐसी बातें होती हैं जो अपने को बुक्स में नहीं मिल सकती। हाँ, क्योंकि टीचर अपडेट करके पढ़ाएगा। तो अगर ये व्यक्तिगत राय था मेरा कि मैंने शुरू में नोट्स बनाना तो चालू किया था, बस वो कंटिन्यू में पे उसको जारी नहीं रख सका। लेकिन अगर आप क्लासेस ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको नोट्स बनाने चाहिए, तो इसमें नई नई चीज़ें जानने को मिलेगी। अच्छा, इसमें मैं एक चीज़ और जानना चाहता हूँ कि वस्तुनिष्ठ जो प्रश्न है, अब वो होता क्या है कि प्रीवियस ईयर के जो पेपर हैं उसमें लिमिटेड प्रश्न होंगे, वो आप कर चुके हैं, उसके बाद आपको डिपेंड होना पड़ेगा बाकी टेस्ट सीरीज़ वगैरह प्रोग्राम में। तो ये करना कितना ज़रूरी है? सर ये करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि नए नए क्वेश्चन से, और क्योंकि एक क्वेश्चन के बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जिसे हम डायनेमिक पार्ट कहते हैं, स्टैटिक पार्ट कहते हैं। इसमें एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि जो लास्ट ईयर के मैंने वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन वाले बुक्स लिए थे, उसमें क्या हुआ था कि जितने प्रीवियस एग्जाम के जितने क्वेश्चंस थे वो सारे उसमें ऐड ऑन हो चुके हैं। मुझे ये नए टॉपिक्स अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी। इतना टाइम अपन मेंस में नहीं दे सकते ना, कि बाकी चीजें भी पढ़नी हुई एक साथ ही। तो इसमें मैंने एचआर पब्लिकेशन की जो बुक ली थी इसी साल प्रीवियस ईयर पे, गौरवशाली, हाँ गौरवशाली इतिहास वाले में, तो उसमें पीछे में उसके साथ उसका क्वेश्चन साथ में अगर मैं मेंस के फॉर्मेटिंग से बताना चाहूँ तो मॉडल आंसर का जो फॉर्मेटिंग जो होता है उसमें हमें एक अंदाजा ये हो जाता है कि हमको इस फॉर्मेट में लिखना है। तो ये हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है, इधर उधर जाना नहीं पड़ता, हमको एक जगह वो चीज़ मिल जाती है कि हाँ इस फॉर्मेटिंग में अगर हम लिखे तो हमको ये नंबर इतने मिल जाएंगे। आपका भी यही है? मेरा सर मैंने मतलब बुक जैसी गौरवशाली इतिहास, ये कल्चर की, इतिहास की, अर्थव्यवस्था की, उसमें सर देखो मैंने क्वेश्चन है टोटम क्या होता है, तो टोटम वाल में वहाँ पे जो फॉर्मेटिंग है वो 2 नंबर के हिसाब से भी है, 4 नंबर के हिसाब से, 8 नंबर के हिसाब से भी है। तो मतलब मेरे को ये दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा कि 2 नंबर में क्या लिखूँ, 4 नंबर में क्या लिखूँ, मेरे को बना बुना वहाँ पे मटेरियल मिल रहा है, तो मैं क्यों खाना बना कर जब बना बुना खाना मिल रहा है करके। ठीक बात है। अच्छा, अब मेंस की बात करते हैं, प्रॉपरली मेंस की बात करते हैं। तो मेंस की जो तैयारी है जनरली देखा जाता है कि मतलब 1 साल लगभग लगता है उसमें। मतलब अगर कोचिंग आप कर रहे हैं तब जा करके, अगर खुद से आप कर रहे हैं तब तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं कोचिंग वाला ही, तो मैं कोचिंग वाली बातें कर रहा हूँ ज़्यादातर। बाकी 1 साल का समय लगता है। उस 1 साल के समय में सारे सब्जेक्ट अगर पूरे हो गए हैं तब जा कर के 1 साल लगेगा, या ऐसा लगता है कि कोचिंग में हो गया पूरा और हमारा जो है हमारा भी हो गया पूरा? बच्चे को यही लगता है, हम लोग पढ़ा देते हैं और उसके बाद बच्चों को लगता है कि कोचिंग में हो गया मतलब हमारा भी हो गया। तो क्या ऐसा होना 1 साल में होना लगता है आपको कि हो जाता है कवर? सर देखिए कि कोचिंग वाले जो सर होते हैं सर, मैं मानता हूँ कि उनका काम जो होता है वो गाइडेंस का होता है। ठीक तो बात। मेहनत तो करते हैं, डेफिनेटली वो मेहनत करते हैं, बच्चों पे बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन जो मेन रोल होता है सर वो है कि आप कितना ज़्यादा उसको रिवाइज कर रहे हैं। अगर कोचिंग में कंप्लीट हो जा रहा है वो तो टाइम में अपना कंप्लीट करा देंगे, लेकिन आप उसको कितने बार उसको रिवीजन करते हैं, क्योंकि जितने बार आप रिवीजन करेंगे आपका आंसर फॉर्मेटिंग उतना ही निखर के आएगा। तो मैं ये बोलना तो मेरा मानना है जैसे मान लो कोचिंग में सिलेबस कंप्लीट हो गया, अगर मैं वहाँ पे जैसे आपने आज मेरे को पढ़ाया दर्शन शास्त्र, अगर मैंने उसको घर पे जाकर रिवीजन किया तो मेरा आज का टॉपिक आज हो जाएगा। आपने कल पढ़ा, मैंने कल रिवीजन किया, तो जैसे अगर कोचिंग का सिलेबस कंप्लीट होता है, अगर वो विद्यार्थी जो रेगुलर आपके साथ टच पे है, रेगुलर आपका पढ़ाए हो या घर में रिवीजन कर रहे हैं, तो कोचिंग के साथ साथ विद्यार्थी का वो जो क्या बोलते हैं सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा सर। उसका जैसी कोचिंग कंप्लीट होता है सर, उससे बस सेल्फ रिवीजन करना चाहिए कि तुरंत यहाँ कि मैं कुछ भूल थोड़ी रहा हूँ, मेरे कुछ याद थोड़ी नहीं आ रहा है, और जैसे ही वहाँ पे डाउट आता है तो हमारे सर आप तो है ही, फिर आपसे आके संपर्क कर लेंगे, सर यहाँ पे डाउट आ रहा है आप मुझे समझा दीजिए। तो ये सर कोचिंग कंप्लीट हो रहा है तो व्यक्ति मतलब स्टूडेंट का सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए, क्योंकि जो पढ़ाया है उसको सर रिवीजन करना ही चाहिए उसको। ठीक बात। तो सर मेरी रणनीति भी यही रहती थी कि आज जो पढ़ा हूँ तो मैं शाम को जाकर रिवीजन करूँ, क्योंकि सर मेरे को मालूम है क्योंकि कल मैं भूल जाऊँगा, इसलिए आज ही उसको सर कंप्लीट करना चाहिए उसको। ठीक बात है। अच्छा, इसमें पेपर वाइज में आ रहा हूँ। पेपर नंबर 1 पे लैंग्वेज है। लैंग्वेज में ज़्यादातर ये होता है कि हिंदी मीडियम वालों को इंग्लिश में तकलीफ़ रहती है, इंग्लिश मीडियम वालों को हिंदी में कम तकलीफ़ रहती है। आप लोग को ऐसी तकलीफ़ हुई क्या?
सर हाँ, इंग्लिश में थोड़ी तकलीफ हुई थी, हाँ लेकिन ज़्यादा तकलीफ इसलिए नहीं हुई क्योंकि मेरा जो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, वो मेरा इंग्लिश मीडियम इंग्लिश में था इसलिए। और बाकी तो सर मैंने बुक लिया हुआ था, सर की बुक से पढ़ा हुआ था। और बाकी सर आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो यूट्यूब से बाकी चीज़ें कवर कर हो गया। हाँ। और रही बात छत्तीसगढ़ी, तो छत्तीसगढ़ी में बताना चाहूँगा कि क्या हुआ कि लास्ट टाइम जो मीन्स हुआ था उसमें क्या रचना नहीं मिल रहे थे, बहुत खोद के रचना मतलब कवियों की रचना है, कवियों की रचनाएं, हाँ। इतिहास जो थी, हाँ। जो वो लिखे थे वो नहीं मिल रही थी। हाँ। लेकिन इसमें क्या है कि जो सर की बुक है उसमें अपन लोग फोटो कॉपी कराए थे मीन्स के एक आध डेढ़ महीने पहले। हाँ। सर और मैं दोनों फोटो कॉपी करा के बस उसी को ही अपन रख लिए थे सीधी शब्दों में। हाँ। वो फंस गया था अपना। हाँ। सर ये बेनिफिशियल था। और रही बात हिंदी में, सर हिंदी में एक और बात बताना चाहूँगा कि हिंदी में आचार पब्लिकेशन की बुक प्रेफर की, खासकर सर जो उसका पत्र लेखन वाला जो उसमें कॉलम था, पत्र लेखन वाला, सर ने और हमने दोनों फोटो कॉपी ही कराया था उस दिन शाम को अपन कराया, और उसी में से अपन याद करके लिखे, जिससे सर लैंग्वेज अपना बन गया। सर मेरा जैसे हिंदी के लिए तो इन्होंने बताया, हाँ। हिंदी के लिए ऐसा करते थे। इंग्लिश के लिए सर मेरा इंग्लिश में बहुत वीक था, मैं इंजीनियरिंग किया हूँ। मैं ऐसा बताऊँ 68 मार्क्स 2018 में आए थे पेपर वन में। पेपर वन में हाँ। इतने कम मार्क्स, मतलब इतनी आत्मग्लानि मुझे हुई कि मैं छत्तीसगढ़ का आदमी, छत्तीसगढ़ ही नहीं बन रहा है। इंग्लिश में इंजीनियरिंग किया हूँ इंग्लिश मीडियम में, तो वो नहीं बन रहा है। तो मैंने क्या किया, ग्रामर के नोट्स बना लिए, लेकिन ग्रामर से काम तो होता नहीं। तो हमारे साथ कोचिंग वाली बुक है जनरल इंग्लिश करके आती होगी, यहाँ पे रखी भी होगी, है ना। उसमें क्या सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एडवर्ब्स, ये सब क्या सर, ये भी ग्रामर का पार्ट हो जाता है। उसमें सर मैं क्या करा, जितने भी सिनोनिम इसमें दिए हैं उसको सर मैं पढ़ लेता था। मैं ये बोलता हूँ कि सिनोनिम एंटोनिम तो अथाह समुद्र, किसी को याद नहीं होता। लेकिन इस बुक में क्या है सर, वो सिलेक्टेड ही दिए जो पूछे जा सकते हैं, और वो सर फंस गई इत्तेफाक से। तो 4 नंबर का है सर, 2 नंबर क्वेश्चन फंस गया, 2 नंबर आपको मिल गया। क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम आप खुद सोचिए कि इतना मतलब इंग्लिश के इतने सारे शब्द हैं, किसको आप याद करोगे। लेकिन कोचिंग में सर क्या है, कंसाइज दिया जाता है सर, तो कंसाइज पढ़ने से सर जो फंस गया तो आपकी किस्मत है, ना फंसे तो भी किस्मत है। तो ये जो प्रश्न पत्र 1 है, ये तो ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं माना जाता, ये फैक्चुअल है, तो उसमें याद करने वाला ही मामला है। तो पूरे साल आप याद करते रहे या एग्जाम के दौरान? जी सर, मतलब मैं एक बात बता, जैसे अभी उन्होंने कहा कवि और रचनाएं, हाँ। सर वो कम से कम आपका 10 से 15 नंबर के बीच में आपका वो वेरी करता है। ठीक है। तो सर मैं उसको क्या करता था, जैसे मैं अभी नहीं, मतलब बहुत पिछले 4-5 साल से कार्य कर रहा हूँ, अभी खैर बंद कर दिया, नहीं करता कि ना जितने भी कवि रचनाएं हैं, मेरे पास फ़ोन था तो मैं फ़ोन में ना ऑडियो रिकॉर्ड कर लिया, ऑडियो अपने आवाज़ से। हाँ। तो मतलब जितने भी थे ना, तो मैं उसका 6-6 मिनट का 6 ऑडियो बनाया था, 36 मिनट का करके। हाँ। उसमें क्या, मैं लंच करने जा रहा हूँ, डिनर करने जा रहा हूँ, मतलब मोबाइल में अपना चालू कर दिया ऑडियो, एक कान में मेरा ऑडियो चल रहा है और मैं खाना खा रहा हूँ, दूसरे कान से बातचीत सब चीज़ का, मतलब एकदम नॉर्मल बिहेव कर रहा है। लेकिन जैसे कोई नहीं है तो खाना खाते दो एकदम दिमाग में बैठ जाता है कि ऐसा करके। जैसे इस बार शुरू ही गैया का क्वेश्चन आया था 1 नंबर के लिए राम मिश्र का, तो मेरे को याद नहीं था। लेकिन मैं उसको क्या है, गाड़ी में आते आते ना सुन रहा था। नहीं, जैसे एग्जाम देने आया था गाड़ी में ना, तो पहले नंबर पे है, पहले प्ले लिस्ट मेरे सीताराम मिश्र बजा, चलो होगा सुन लिया था, और जैसे आप पहुंचे वही फंस गया। तो ये तो मतलब ये मेरी रणनीति थी कि मतलब जो चीज़ समझ में नहीं आ रहा ना, उसको ऑडियो रिकॉर्डिंग कर लो, और जहाँ भी आपको लंच में, डिनर में, कहीं ट्रैवलिंग में आपको समय मिलता है तो उसको सुनिए जरूर। तो कहीं ना कहीं आपको जो दिमाग में जो बैठा है, एक पॉइंट भी अगर याद रह गया तो वो आ जाता है सर। इसमें एक हिस्सा है पत्र लेखन और सार लेखन का, जिसमें किस तरह की रणनीति रही आप लोग की? सर पत्र लेखन में सर मैंने जो ऐसा पब्लिकेशन की जो बुक थी, उसके पीछे जो पत्र लेखन वाला सेक्शन बहुत सारे, हाँ, वो मैंने पूरा फोटोकॉपी करा के बस उसको ही लिख दिया जाके, सेम टू सेम। जी सेम टू सेम सर। और जो सार लेखन था सर, वो तो प्रैक्टिस से ही आएगा। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आप उसमें उतना ही शार्प होते जाएंगे, और उतना ही आपका नंबर उठेगा उस सब्जेक्ट में, क्योंकि लैंग्वेज। ये सार लेखन और निबंध लेखन, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। जी सर। सार में छोटा करना पड़ता है, निबंध में बड़ा करना पड़ता है। निबंध के लिए रणनीति बताइएगा, दोनों के दोनों। पेपर 2 के लिए सर? हाँ सर, निबंध के लिए सर सर्वप्रथम मेरी रणनीति छत्तीसगढ़ की जितनी भी योजनाएं, ठीक बात, उनको सर मतलब अच्छे से अध्ययन करना। क्योंकि सर छत्तीसगढ़ में सर पिछले 5 साल मतलब जब से चल रहा है, एक न एक महत्वाकांक्षी योजनाएं पूछी जाती है सर। ठीक बात है। जैसे पिछले सर्वप्रथम नरवा करो घोड़ाबारी पूछा गया था। हाँ। उसके बाद सर मतलब इस बार राम वन पूछा गया है। तो जितनी भी महत्वाकांक्षी योजनाएं उसमें सर निबंध आते हैं। तो इस बार जो पेपर 7 के लिए अलग से सेपरेट बुक आई थी आचार पब्लिकेशन योजनाएं वाली, यहाँ पे रखी भी होंगी पीछे, आपके पीछे है ना। तो उसमें क्या सर मैंने देखा
तुरंत राम भगवान के बाद पूरा डिटेल में बताया कि कैसे हुआ, राम भगवान का जन्म कैसे हुआ, कहाँ पे था, कैसे हुआ करके पूरा विस्तार से दिया हुआ है सर। और जो भी डेटा है सर वो भी आता है वहाँ पे। तो छत्तीसगढ़ से मैं मुख्य रूप से मानता हूँ, अगर आप निबंध लिख रहे हैं तो आपका डेटा आपको सर जरूर याद होनी चाहिए। योजना छत्तीसगढ़ सरकार ने योजना कब लागू की, कितने इसमें बजट का प्रावधान है, वर्तमान काल क्या क्या हो रहे हैं, ये तो हो गया छत्तीसगढ़ संदर्भ में। उसमें सर अगर आपने एक अपना वो डाल दिया, क्या बोलते हैं, अपना शब्द डाल दिया कि मेरे हिसाब से इस योजना के अंदर ये नीति मैं अपनाना चाहूँगा करके, तो जो एग्जामिनर है वो बहुत खुश हो जाता है सर। ठीक बात है। और सर इसके लिए ना मैं दूसरा है कि आपको स्लोगन कुछ ना कुछ याद होने चाहिए सर। स्लोगन, कविता, कहानी। यस सर। हाँ। जैसे छत्तीसगढ़ जैसे राम वन पथ आया था, हाँ। तो मैंने इस बार लिखा कि तो रद्दा माँ जगत हा रेंग के सुख पाए, जौन रखे श्रद्धा भाव प्रेम रंग नहाए। कहने का मतलब आपके रास्ते में जो व्यक्ति प्रेम भाव रख रहा है, मतलब श्रद्धा भाव रख रहा है, हाँ। उसका प्रेम रंग से नहलाइए करके। इस प्रकार से एक दो लाइन इनोवेटिव डालिएगा ना, तो चेकर है तो उसके मस्तिष्क पे अच्छा प्रभाव पड़ता है कि चलो मतलब एक थोड़ा क्रिएटिव माइंड से लड़का लिख रहा है करके। ठीक बात, मतलब आपका लेखन कौशल ही चेक करते हैं वो लोग। और वो दूसरा सवाल हिंदी के पास रहता है ना, मतलब नेशनल इंटरनेशनल के लिए। हाँ। तो जो करंट के जो टॉपिक है चल रहे हैं सर, वो वो जोड़ना ना आप मतलब आप जैसे डेली अखबार पढ़िए तो डेली आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ। जैसे इस वर्ष G20 पिछले एक वर्ष से चर्चा में है सर। हाँ। वो मुझे मालूम था, पूछे भी पूछा करके मैं वो पूछने पूछा। और दूसरा सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये भी मेरे को लग रहा है पिछले 2-3 साल से आएगा वो भी आया सर। पिछले वर्ष के निबंध सर देखें तो क्रिप्टो करेंसी आया था, आभासी मुद्रा। ठीक बात है। मेरे को लगा ये भी पूछा कि वो भी पूछा था। तो भाई यार मेरे हिसाब से अगर आप नेशनल लेवल पे अगर जाना चाह रहे हैं तो करंट के जो टॉपिक्स हैं उसको आप लगातार देखते चलिए कि क्या प्रॉस है, क्या कौन सा करके उससे कवर हो जाएगा। और छत्तीसगढ़ के टॉपिक्स के लिए हमारी बुक आती है, और छत्तीसगढ़ सरकार जितनी भी योजनाएं पॉलिसीज घोषणाएं होती है उसको आप नज़र देखते चलिएगा तो आराम से आपको 125-130 के आसपास आ जाएगा। सर आपको आप बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर वाले निबंध कितने आते हैं यहाँ पे? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय टॉपिक से कुछ निबंध आया, जैसे यूक्रेन और रसिया वॉर पर अभी आया हुआ था, तो कैसे लेते हैं? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर की समझ हर किसी के अंदर विकसित नहीं, हालांकि कोचिंग हम पढ़ाते जरूर हैं, बाकी हर बच्चा उसको ग्रास्प कर पाएगा जरूरी नहीं है, तो उसके लिए कैसा देखा जाए? सर इंटरनेशनल इशू का सर अपन अगर डेली न्यूज़पेपर पढ़े तो सर वो एक समझ विकसित हो जाएंगी। एडिटोरियल पेज में बहुत जैसे डिफरेंट न्यूज़पेपर्स हैं उसमें एडिटोरियल पेज में इंटरनेशनल इशूज आते हैं, हर दिन आते रहते हैं। अगर हम उनको डेली बेसिस पे अगर उसको रिवाइज करते जाएँ, थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाएँ, तो इंटरनेशनल इशू के साथ ही अपना चलाया जा सकता है, उसमें वो उसमें कवर हो सकते हैं। ठीक बात है। और एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा, जैसे टीवी या फिर रेडियो न्यूज़ उसमें अंतर्राष्ट्रीय खबर आते रहते हैं। हाँ। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको रेडियो सुनने का समय नहीं या फिर रेडियो में इंटरेस्ट नहीं है तो आप सुबह एक बार जो हेडलाइंस आती है खबर वो देखेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि मतलब देश और विदेश में क्या चल रहा है। तो इसकी सर मोटी मोटी जानकारी मिल जाएगी, उसको लिख सकते हैं। उसको लिख ही सकते हैं सर। जैसे G20 सर देश विदेश में चल ही रहा है, पेपर से हम लोग पढ़ ही रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में सर अभी एक ये कोई मुद्दा आया था पंजाब हाई कोर्ट वाला। हाँ, पंजाब हाई कोर्ट में एक आरोपी था, उसने बेल अप्लाई किया था, तो उसमें जो वहाँ की जो CJI थे तो उन्होंने जो उस टाइम अभी भी शायद चलन में चैट GPT, तो उसमें कंडीशन डाला और ये पूछा कि अपन इसको बेल दे सकते हैं कि नहीं। तो चैट GPT बोला कि किसी भी कंडीशन पे कि कंडीशन पे बेस्ड कि अपन इसको नहीं दे सकते बेल। तो एक वो बड़ा ज्वलंत मुद्दा था कि AI अब इसमें भी यूज हो रहा है। इसमें भी तो ये सर वो तो सिर्फ AI मतलब वो मेन टॉपिक कंटेंट वो था कि कोर्ट केस वाले, लेकिन वहाँ पे टेक्नोलॉजी AI यूज की गई। तो हम लोग क्या है कि मतलब विद्यार्थी को ये होना चाहिए कि तो राजनीति में तो अलग बात है, लेकिन इसमें क्या कंटेंट निकाले ये बहुत ये सर ये AI वाला कंटेंट मैं एग्जाम में भी लिखा हूँ इसको। अच्छा, इसलिए मुझे याद है कि ऐसा कुछ हुआ था करके। हाँ। ठीक बात है, मतलब कि ऐसे के लिए करंट अफेयर, थोड़ी क्रिएटिविटी और योजनाएं, ये 3 चीजें आप जी छत्तीसगढ़ के लिए तो जो फ्लैगशिप योजना है वो तो अपने को रटनी ही पड़ेंगे, चाहे आप कुछ कर लीजिए। और जो HR पब्लिकेशन की जो प्रीवियस ईयर की जो बुक थी 7 पेपर ग्रे कलर की थी, योजना वाली। हाँ, योजना वाली। हाँ। उसमें सर छत्तीसगढ़ की जो फ्लैगशिप योजना है वो तो उसमें इंक्लूड थी ही थी, लेकिन साथ ही जो नेशनल वाली योजना है, जो मेन जो स्कीम की मुख्य थी उसको अपन कर दिए थे। और इसमें एक अच्छी बात ये थी कि करंट का पार्ट उसमें था ही था, लेकिन जो उसका स्टैटिक पार्ट है कि इसको क्यों चालू किया गया है, वो भी किसने चालू किया, इसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं, ये भी उसमें इंक्लूड था। निबंध में सर ये अपन को बहुत फायदा किया है। ये सब जो सारी योजनाएं हैं मुख्य वो अपन को एक ही जगह पे मिल गई, इधर उधर ढूंढना ज्यादा नहीं पड़ा। ठीक बात। पेपर नंबर 3 पे बाकी सब्जेक्ट मतलब प्रॉब्लम नहीं होती अधिकतर बच्चों को। मैंने देखा है कि जो भारतीय इतिहास है
वो इतना लंबा है, इतना बड़ा है, तो लोग उसको लेकर के घबराते हैं कि यार इसकी तैयारी मतलब करें कैसे इतनी जल्दी। ज़्यादातर मीन्स के दौरान ये होता है, और गैप तो बहुत मिलता नहीं है, 4 दिन में पूरे पेपर होते हैं, तो उसके लिए कुछ विशेष रणनीति बताइएगा। सर मैंने पेपर 3 की तैयारी तो शुरुआत में मैंने नेशनल लेवल की बुक्स ली थी, वो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आई। हाँ। फिर मैंने सर की बुक ली, उसमें मुझे एक फ़ायदा हुआ जो मैं जो भी मेरे से पूछता है मैं उससे शेयर करना चाहता हूँ, और दर्शकों से भी आज मैं वो शेयर करना चाहूँगा कि जो इंडियन हिस्ट्री की जो बुक है शायद यहीं पे रखी हुई है, ये वाली, ये वाली मैंने परचेज की हुई थी, तो ये बीच वाली, तो उसमें मुझे फ़ायदा एक चीज़ ये हुआ कि उसमें जो आंसर का जो फॉर्मेटिंग था उससे मुझे बहुत फ़ायदा मिला कि हाँ हम इस फॉर्मेटिंग में आंसर लिख सकते हैं तो हमारे अच्छे नंबर उठेंगे। तो मैंने वो चीज़ फॉलो की इंडियन हिस्ट्री के मामले में। और बाकी सर ये तो ट्रेंड रहा हुआ है कि जो इंडियन हिस्ट्री है वो तो सर थर्ड पेपर में वो तो थोड़ा नंबर कम ही देते हैं। हाँ, ये बात देखा गया। सर आपकी रणनीति? सर थर्ड में हमसे 69 मार्क्स मेरे आए इस बार। 69 इस बार तो कम है, वो तो बहुत कम है सर। और जो पिछले जिस साल सिलेक्शन हुआ उस साल 115 आए थे सर। अरे बाबा, इतना वेरी क्यों कर रहा है, कोई कारण? वही है सर, मतलब इंडियन हिस्ट्री छत्तीसगढ़ पता नहीं ऐसा क्या हो जा रहा है, कैसा चेक कर रहे हैं। लेकिन सर मतलब मैं 19 में भी सर की किताब पढ़ा था, इस बार सर की किताब पढ़ा हूँ, तो सर की किताब से मार्क्स अच्छे आ रहे हैं। इसलिए सर मैं ये कहना चाहूँगा जैसे सर की जो फॉर्मेटिंग आंसर राइटिंग रहती है ना सर, उस हिसाब से अगर हम लिखें तो उसमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है। क्योंकि सर मैं ये पा रहा हूँ कि पहले मतलब जो मैं तैयारी करता था, मैं क्या सिलेबस पढ़ लिया, टॉपिक पढ़ लिया, लेकिन लिखने टाइम पे सर मैं सब तो लिख लेता लेकिन मेन पॉइंट छूट जाता था। और अभी सर ऐसा हो रहा है कि जो बना बुना आंसर मिल रहा है उसमें का सिर्फ मेन पॉइंट है, बाकी ठला थ्योरी वो छूट जा रही है सर। तो भी सर ये जो सर जो पब्लिकेशन जो किताब जो आंसर राइटिंग फॉर्मेटिंग में आई सर सबसे मेरे सबसे बेस्ट है। क्योंकि सर मैं मतलब पढ़ाई ही नहीं तो मैं जानता भी नहीं पहली बात। दूसरी किताब जो मैं पढ़ा सर वही बता रहा हूँ। मेरे हिसाब से जो आंसर राइटिंग जो फॉर्मेटिंग जैसे छत्तीसगढ़ का गौरवशाली इतिहास है, अभी तक मैं सर क्या सर बहुत छत्तीसगढ़ स्टैंडर्ड बुक है, समग्र छत्तीसगढ़ है, बृहद संदर्भ, रामकुमार बिहार सर की किताब, ये सब मैं पढ़ा हूँ पढ़ने की छत्तीसगढ़ की किताब। लेकिन जब पिछले वर्ष इनका प्रथम एडिशन गौरवशाली इतिहास लाल कलर की सर बुक थी, उसमें सर मैंने पढ़ा, रतनपुर बारे में पढ़ा, सब चीज़ पढ़ा। उसके बाद में सर मैं देखा लास्ट में इसमें क्वेश्चन भी है आंसर भी है, और थोड़ा सा उसमें प्रीवियस 3-4 मतलब जब से सिलेबस चेंज हुआ 18 से लेकर जो 22 तक के क्वेश्चन के आंसर थे सर। तो मतलब मान लो मैं पिछले साल जो क्वेश्चन पेपर देख रहा हूँ नहीं पढ़ रहे, लेकिन उसमें से आके देख लिया कि हाँ इसको उत्तर ऐसा ऐसा लिखना है करके। हालांकि वो मानक उत्तर नहीं है, वो उत्तर चेंज हो सकता है, लेकिन मेरे माइंड में ये बढ़ गया कि हाँ इस प्रकार से मैं अपना फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ करके। मेरी रणनीति यही सर कि जो मतलब बना बुना आंसर मिल रहा है कोचिंग की तरफ से वो सब मेरे हिसाब से बेस्ट है सर। उसमें से नंबर आते हैं क्योंकि मैं उसी की वजह से 115 लाया हूँ। इस बार थोड़े कम हो गए, लेकिन फाइनली पद मिल गया है। पद मिल गया है तो अब दिक्कत नहीं रहेगी। लेकिन उसके वजह से 115 रहा सर मैक्स। और पेपर नंबर 4 साइंस वाला पोर्शन, साइंस और मैथ वाला पोर्शन। साइंस का सर वही है, कोई साइंस में सर देखो 10वीं का जो सिलेबस रहता है उस हिसाब से हमको चलना रहता है, लेकिन 10वीं सिलेबस में पूरे टॉपिक नहीं मिलते हैं। पूरा टॉपिक नहीं कवर। इस बार जैसे कॉपर का निष्कर्षण आया था 15 नंबर में इसी बार। तो मैं इनको बोला था कॉपर का निष्कर्षण नोट्स ढूंढो करके। तो इन्होंने बोला कि अच्छा सर की किताब में दिया करके, हमने ढूंढा, वहाँ से नोट्स बनाए पढ़े। तो सर जैसे ही मतलब 15 में कॉपर का निष्कर्षण आया सबसे पहले सर मैं वही लिखा हूँ। क्योंकि सर देखो ये स्टैंडर्ड बुक रहती है 10वीं क्लास की, लेकिन कोचिंग वाली बुक क्या आती है उतनी सारी बुक मोटी छापेंगे नहीं, जो मेन कंटेंट है मेन पॉइंट वही छापते हैं सर। तो ये सर मेरे साथ जैसे विज्ञान के लिए सर मैंने यहीं से बुक पढ़ी थी। हाँ, वैसे 4th पेपर में एक प्रॉब्लम ये है कि जो बच्चे गैर साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, मतलब नॉन साइंस वाले हैं, उनके लिए थोड़ा वो चैलेंजिंग हो जाता है। उनके लिए क्या बोलेंगे? वैसे आप लोग तो साइंस वाले थे। जी सर, जैसे मैथ बैकग्राउंड है उसको, मैथ बैकग्राउंड पर सर उनको ऑब्वियस रूप से कि उनको थोड़ा तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन जैसा हम जानते हैं कि जो मैथ का जो पार्ट है वो 10th बेस्ड पे है। अगर आपको उसमें स्कोर करना है तो आपको मैथ सर पढ़ना ही पड़ेगा, उसका कोई ऑप्शन नहीं है। तो 50 नंबर का है तो उसको अपन इग्नोर नहीं कर सकते। तो थोड़े थोड़े प्रैक्टिस से सब वो हो जाएगा मैथ्स। वैसे अप्लाइड साइंस तो ज़्यादा सरल बना दिया है, ऐसा लगता है क्या? जी सर, मतलब मेरे विचार में, आप लोग का विचार जान सकते। देखिए अगर ना आप अप्लाइड साइंस की कोचिंग कर रहे हैं सर, और कोचिंग में आपको इकोलॉजी क्या होता है, इकोटोन क्या होता है, पर्यावरणीय मुद्दे क्या होते हैं, पर्यावरण प्रदूषण क्या होता है, ये सब आपको पढ़ाया है ना सर। तो उसके लिए आपको बाहर जाने की आवश्यकता नहीं, मेरी मानना है। और उसके लिए आपने डिलीट अखबार का देखते हैं, अखबार में कुछ ना कुछ आती रहता है पर्यावरण से संबंधित या टेक्नोलॉजी से संबंधित या कंप्यूटर से संबंधित। तो अप्लाइड के लिए वही सर कोचिंग में जैसे आपका नोट्स है सबसे पहले उसको पढ़िए। उसके बाद जब कोई भी टॉपिक मिलता है प्रदूषण के लिए, आपको नया पॉइंट मिलता है
तो वहाँ पे जाके अपना पेपर से काट के वहाँ पे आपको नोट कर लीजिए, उससे क्या अपडेट भी हो जाएगा, तो एग्ज़ाम में आपको बेनिफिट भी मिलेगा सर। ठीक बात। पेपर नंबर 5 पे आते हैं, तो इसका इकोनॉमी वाला जो पेपर है इसका, मतलब इतने ज़्यादा डेटा पूछता है, कई बार 2011 के डेटा से कंपेयर करता है 2018 को, मतलब इसके लिए क्या करें बच्चे को, क्योंकि परेशान होकर के वो आते हैं, हम लोग जैसे तैसे करते तो हैं उसको प्रॉब्लम दूर, लेकिन फिर भी एक बड़ा चैलेंज होता है उसके लिए डेटा याद कर पाना, कैसे उसको प्रेजेंट करना, इस पर कुछ बताइए। सर पेपर 5 जो है सर, वो जो सीजी इकोनॉमिक्स है, इंडियन इकोनॉमिक्स है, वो तो सर डेटा पे बेस्ड है। डेटा पे बेस्ड है पूरा। हाँ। तो सर उसमें कोई दूसरा रास्ता नहीं, अपने को डेटा याद करना पड़ेगा, याद करना रट लीजिए सीधा बात। और क्या है कि जो योजना जो योजना है, योजना वाली जो बुक है, उसमें अपने को पूरा इस साल की अगर मैं बात करूँ हम दोनों की मेंस की, तो जो योजना की जो बुक थी एचआर वाली, तो अपन का जो इकोनॉमिक्स का पार्ट था वो उसमें से पूरा कवर हो गया। साथ ही मैंने जो ऐसे लॉन्ग में हॉरिजॉन्टल में एक बुक आती है आपकी एचआर की सर, वो होगी खुशबू सिराज मैडम भी उसमें आर्थिक सर्वेक्षण और बजट ऐसा नाम चाहती है क्या? तो वो अपन लोगों ने पढ़ा, उसमें क्या हुआ कि अपने को जैसे बताया पहले मॉडल आंसर मिल गया, फॉर्मेटिंग मिल गया, साथ ही उसका उन चीजों के बीच में जो अंतर है वो भी उसमें था, वो हमको बेनिफिट कर गया। तो योजना तो सर अपन को पढ़ना ही पड़ेगा, योजना और डेटा। अच्छा। और जो वैसे वो डेटा चले पढ़ तो लीजिए, लेकिन एग्जाम तक कैसे पहुँचे उसके लिए कुछ किए क्या? याद ही रहा बस? याद सर उसका मैंने सर मोबाइल नंबर जैसे रहता है, उस वजह से मैंने याद किया था सर उसको। अच्छा। जैसे मान लो मेरा मोबाइल नंबर मेरे को अभी भी याद है, उस वजह से मान लो मैं जैसे कृषि, व्यवसाय और सर क्या उद्योग, तीनों अलग अलग पूछते हैं सर सेवा क्षेत्र से। उसमें से मान लो 97, 55, 46, 13, 48, 13 ऐसा कुछ, मतलब मैं डेटा मोबाइल के तरीके से याद करता था। अच्छा। जैसे मेरा मोबाइल नंबर एक बार याद मैं भूलता नहीं, तो उसमें डेटा से क्या थे, मेरे टेबल है सब, टेबल में मैं लिख लेता था कृषि इतना योगदान, सेवा इतना योगदान, उद्योग इतना योगदान करके। तो उसको जब मोबाइल नंबर सर 2 से 3 बार 4 बार देखोगे ना सर, तो याद हो अपने आप याद हो जाता है सर। और सर ये डायरेक्ट पूछते एग्जाम में 4 नंबर में 36 में कृषि उद्योग सेवा में परसेंटेज योगदान बताइए, वृद्धि बताइए। ठीक बात है। वैसे प्रेजेंटेशन की भी बात इसमें आती है बहुत ज़्यादा, कि कैसे प्रेजेंट किया जाए, डेटा को कैसे प्रेजेंट करें, ये एक नया बात सुनने को मिलता है बच्चों से। सर जैसे मान लो 15 नंबर में क्वेश्चन आ रहा है कोई भी, जैसे पिछले बार क्षतिपूर्ति सहकारिता के बारे में विस्तार से बताइए करके क्वेश्चन आता, मतलब अभी नहीं पिछले पीएससी में सहकारिता में जानकारी मांगी गई सर, उसमें जानकारी में ऐसे प्रदान करें सर, छत्तीसगढ़ सहकारिता के लिए क्या क्या योजनाएं चल रही है, एक दो लाइन उसको ब्रीफ कर दीजिए। उसका इतने लाख की योजनाएं चलाई, जैसे गौ सेवा के लिए, मछली पालन के लिए इतने लाख का ब्याज मुक्त ऋण का प्रावधान है करके। और दूसरा चीज जैसे आप डेटा की बात कर रहे हैं ना, जैसे कृषि व्यवसाय सब डेटा यूज करना है। जैसे मान लो कुपोषण के बारे में डेटा पूछ रहा है, ठीक बात है, मान लो महिला विकास समिति कुछ भी पूछ रहा है, इंडिया लेवल में पूछ रहा है, तो छत्तीसगढ़ में सबसे राष्ट्रीय कुपोषण दर अब 32.3 है, जो नेशनल पे 33.2 है, उससे 0.9% हम लोग कम है। तो इसको हम डेटा आराम से कोट कर सकते हैं कहीं पे भी, जैसे निबंध से डेटा डालने चाहिए, और पेपर 5 में इकोनॉमिकल में डेटा डालने चाहिए, पेपर 7 में भी डेटा डालने चाहिए। मेरा मतलब जहाँ पे आपको मिल रहा जगह वहाँ पे आप डेटा डाल दो, क्योंकि छत्तीसगढ़ पे से मेरा मानना है डेटा दो, नंबर लो। ठीक है। अच्छा, अब पेपर नंबर 6 पे आ जाते हैं। पेपर नंबर 6 पे समाजशास्त्र मतलब लगभग कर लेते हैं बच्चे। छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य में रिपीटेड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, हालांकि एनालिटिकल होते हैं वो, लेकिन एक पेपर है दर्शन शास्त्र, इसको लेकर के बड़ा दहशत लोगों में रहता है, क्योंकि मैं टीचर भी हूँ उसका, इसलिए मैं जानता भी हूँ, है ना। तो क्लास में अगर अच्छे से किया है तब तो ठीक है, बाकी अगर किसी को दर्शन नहीं पता, मतलब थोड़ा बहुत ही पढ़ा हुआ उसने, उसके साथ फिर क्या करे, क्या रणनीति लेकर के वो चले? सर मैंने जो रणनीति लेके चली थी वो ये थी कि दर्शन को मैंने शुरू में तो मैंने उसके लिए कोई अलग से बुक नहीं प्रेफर की थी। मैं नेट से पढ़ता था, लेकिन नेट से उतना मैं नहीं समझ पाता था कि उसमें एक्चुअल में लिखना क्या है। फिर मैंने बुक ली एचआर एप्लीकेशन की, उसमें कुछ चीज़ें मुझे मिली, तो बुक से और साथ में जो नोट्स हैं जो मैंने YouTube से बनाई हैं और जो नेट से सर्च करके बनाई है, उसको मिला के मैंने पढ़ा, तो उसमें सर इस बारी मेरा 115 आया, तो मुझे मेरे हिसाब से सफिशिएंट लगा कि इस सब्जेक्ट। वैसे इसको बोला जाता है कि प्योर कॉन्सेप्ट वाला सब्जेक्ट है ये, आपका मानना है ये सर? सर ये वेरी करता है कि आप उसको कितना डेप्थ में पढ़े हैं। हाँ, कॉन्सेप्ट तो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि एक्चुअल में कि कोई भी जो दर्शन है, किसी भी व्यक्ति का जो दर्शन है, उसमें एक्चुअल में उसका सार चीज़ क्या है। अगर एक बार आप उसका सार चीज़ पकड़ लेंगे
तो उससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन हैं आप उसके साथ इजीली डील कर जाएंगे। तो सर इसका उत्तर लिखने में बड़ा चैलेंजिंग होता है बोलते हैं बच्चे, ऐसा क्यों बोलते सर हैं? दर्शन के साथ सबसे मतलब आप पूछे ना कि कैसे तैयारी करना चाहिए, तो मैं बताना चाहूँगा क्योंकि सर मैं दर्शन से टोटल शॉर्ट ट्रिप बना चला था। जैसे मान ले मुझे अभी भी कुछ याद है, सीवी मैन, क्षिप्त विक्षिप्त मूढ़ एकाग्र निरुग। अच्छा। तो जब 5 बड़ा दोस्त पूछते हैं तो डॉक्टर ट्रिपल ए, द्वेष राग अविद्या अभिनिवेश अस्मिता, ऐसा करके सर। तो मैं क्या सर देखो एग्जाम में पूछेगा 5 बड़ा दोस्त कौन कौन होते हैं, तो आप डॉक्टर ट्रिपल ए लिखोगे आपको अभी आप याद आ जाएगा। जैसे मान लो हाँ, जैसे सांख्य में पूछता प्रकृति पुरुष से 25 तत्व मिलता है सर, उसमें से मैं जो ट्रिक बनाया था। जैसे अपना द्वादश निदान पूछता है किसमें बौद्ध धर्म का बौद्ध दर्शन सर, उसके मैंने ट्रिक बना लिखा सर। क्योंकि सर जितना फनी ट्रिक रहेगा सर उतना जल्दी एग्जाम में आ जाएगा। लेकिन कुछ ऐसे एरिया तो है ना जहाँ पर ट्रिक काम नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगता है। मतलब मैं आप लोग से पूछना चाह रहा हूँ, जैसे कि एक है ब्रह्म वाला टॉपिक है जो अद्वैत वेदांत का, उस तरीके से सांख्य का प्रकृति पुरुष सामीप्य वाला जो टॉपिक है, ये टॉपिक तो ज़्यादा एनालिटिकल है, तो उस पर ट्रिक कहाँ काम करेगी आपको लगता है? ट्रिक जैसे मान लो मैं बोला कि प्रकृति पुरुष 25 तत्वों से निर्माण होता है, ठीक बात है, तो 25 तत्वों से ट्रिक बनेगा। तो 25 तत्व का ट्रिक है, आप भले उसमें एनालिटिकल है, लेकिन अगर 25 तत्व का ट्रिक आपको याद है तो एक एक पॉइंट आप कोरिलेट करके लाइन बढ़ा के आप सर 6 लाइन 7 लाइन लिख सकते हैं सर। फिर भी जोड़ना आना चाहिए, जोड़ना आना चाहिए सर। और ब्रह्म तत्व वाले में भी सर उसमें भी एक ट्रिक था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, जिसमें ब्रह्म के 3 साधन रहते हैं सर, उसमें मैंने ट्रिक बनाया था, तो तीनों साधन मैं कोरिलेट करके लिखा था। 3 सत कह रहे हैं? हाँ 3 सत सर, वैसे प्रतिभाषित, व्यवहारिक और पारमार्थिक, ऐसे कुछ। ठीक ठीक ठीक। ये सब मतलब मैं ट्रिक बना लिया, तो आपने बताया तो ये कोरिलेट कैसे मैं लाइन से बढ़ा दिया ना सर, तो उसमें आपको नंबर आराम से मिल सकते हैं। तो मिला के है कि सर कि अपने को 17 लाइन लिखने मैक्स टू मैक्स। अगर आप ट्रिक बना के याद करें, चाहे आप उसको समझ के याद करें, ये 17 लाइन आपको खींचना आना चाहिए, लिखना है और अच्छा लिखना है, ये नहीं कि कुछ भी लिखते हैं। चाहे सर का बहुत ये स्पेशलिटी मैं कहूँगा कि ये बहुत ट्रिक में याद करते हैं। अब ये ट्रिक में मैं भी करता हूँ, लेकिन मैं ट्रिक में रिकॉल नहीं कर पाता, तो मैं उस चीज़ को बार बार लिखने का प्रयास करता हूँ। तो जैसे सर का ट्रिक में है मास्टरी, तो मैं उसको बार बार लिख के याद करने का प्रयास करता हूँ। लेकिन अल्टीमेट चीज़ ये है कि आप चाहे कैसे भी याद करें, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपको 17 लाइन लिखने हैं और अच्छा लिखना है, तो आपको नंबर जरूर मिलेंगे। सर अब एक लास्ट पेपर पे आते हैं, पेपर नंबर 7। ये मतलब इस पर नंबर नहीं मिले, इस बार अच्छे नंबर लाए, कई बच्चे अच्छे नंबर लेकर के आए हैं, इतना क्यों ये मतलब चैलेंज में आ रहा है लोगों के? सर इस बारी फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा थे, जैसे ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट तरीके से उसमें क्वेश्चन पूछे। मेरा इस बारी खुद मेरा 78 शायद नंबर इसमें आया पेपर 7 में। मेरी तैयारी इसमें इस बारी अच्छी नहीं हो पाई थी 78 में। इवन मैंने जब भी पेपर दे के मैं आया तो मुझे लगा कि नहीं मेरा तो ये क्लियर नहीं हो पाएगा, लेकिन बाय गॉड ग्रेस कि इस बारी मेरा वो पेपर क्लियर भी हो गया और भगवान की कृपा से मैं AGS के पद पे चयनित भी हो चुका हूँ। तो सर मैं इसके लिए ये कहना चाहूँगा कि पेपर 7 की आप तैयारी स्टैटिक तो करें ही करें, लेकिन साथ ही उसके डायनामिक पार्ट को भी आप स्किप नहीं कर सकते। वो करंट अफेयर से ही हो पाएगा और प्रैक्टिस से हो पाएगा। ठीक बात है। तो मेरा जैसे 2018 में सिलेबस चेंज हुआ था, उस समय मार्केट में एक भी बुक नहीं थी। हाँ एकदम नया था। ऐसा पब्लिकेशन पहली बुक आई थी 2 पार्ट में, जिसमें एक में 2 मूड, दोनों मतलब पार्ट 1 पार्ट 2 एक पार्ट 3 करके। सर वहाँ पे मैंने सब पहली बार देखा तो मुझको मतलब ये ऐसा टाइप लगा कि उसमें से क्वेश्चन के मतलब पहले टॉपिक, तब क्वेश्चन से फॉर्मेट, उसमें मार्केट में कोई बुक ही नहीं थी। तो मैंने सर उसको बुक इतनी अच्छी पढ़ी सर कि अभी भी उस बुक से पढ़ता हूँ। तो इतने सारे अपडेटेड वर्जन आ गया, मार्केट बहुत सारे मिल गए हैं। लेकिन उसमें क्या सर, जब मैंने पहली बार अध्ययन किया 18-19 में, उस टाइम सब कोविड आ गया था। कोविड में सर मैंने उसमें इतने अपडेट किए हैं कि आप हर एक पेज में सब मेरे पेन में लिखा हुआ पा जाओगे। ये जैसे मतलब यहाँ पे कोचिंग से बुक मिलती है ना, उसमें मैंने इतना सारा अपडेट कर चुका हूँ कि आप दोबारा मेरे कोई नई बुक पढ़ने के लिए बोलोगे ना सर, तो मना कर, यहाँ कोचिंग खुद आप अपडेट वाली बुक दोगे ना मेरे को, तो मैं मना कर दूंगा कि मेरे को नहीं पढ़ना है। मतलब आप ये कह रहे हो कि आप अब खुद से ही अपडेट करो तो जाके आपको याद रहेगा पेपर 7, ऐसा पेपर है वो? हाँ पेपर 7 सर वही डायनेमिक एकदम वास्ट है। इस बार के पेपर से कोई माई बाप नहीं था, क्योंकि इसमें कुछ इंटरनेशनल करंट अफेयर पूछ दिया था, नेशनल इंटरनेशनल। लेकिन वो तो खैर किस्मत की बात है, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ कि ना खुद से अपडेट करते चलिएगा। जैसे G20 की बैठक अभी संपन्न हो गई दिल्ली में, अब बुक आई थी 2 महीने पहले, उसमें बैठक होने वाली है
होने वाली होगी ऐसा लिखा है। हाँ। लेकिन अभी होगी बैठक तो आप जाकर वहाँ पे लिख दीजिए अपडेट कर दीजिए। इतने देशों के इतने प्रधानमंत्री आए थे, G20 बैठक संपन्न हो गई करके। उसमें क्या है, फिर जब अध्ययन करेंगे बाद में तो G20 का पूछते हैं पेपर 7 में G20 के बारे में बताइए, तो आप उसका गठन इतिहास का सब कुछ लिखे थे, लेकिन उसमें आप एक लाइन अपना ये ऐड कर देंगे कि भारत में इस तारीख को इस दिनांक की इतने देशों के प्रतिनिधि द्वारा G20 की बैठक हुई जिसकी अध्यक्षता हमारे भारतीय प्रधानमंत्री की गई करके। ये चीज़ इफेक्ट हो गया सर कि कितने देश आए, कितने प्रधानमंत्री आए, ये राष्ट्र, ये अपडेशन चलते रहता है। ठीक बात है, ठीक बात है। अच्छा, ये अब एक दो मुद्दे और हैं, बड़ा मैं उस पर आना चाहूँगा। एक है उत्तर लेखन पर बड़ा मतलब रहता है जोर, मतलब जो भी मैं आज तक के जितने भी इंटरव्यू लिया हूँ, जितने भी हमारे यहाँ आते हैं डिप्टी कलेक्टर और DSP लोग मिलते हैं, वो सब ये बोलते हैं कि सर आंसर राइटिंग पर बड़ा फोकस कीजिए। और मेरा अपना क्लास का एक्सपीरियंस ये है कि बच्चे खुद से लिखना नहीं चाहते, बार बार उनको इनिशिएट करना पड़ता है। इतना क्या आवश्यक है, मतलब अनिवार्य हो गया है लगभग बोलना चाहिए? आंसर राइटिंग इसलिए अनिवार्य है सर क्योंकि सिलेबस से एक दिन में मतलब आपको 2 पेपर लिखने हैं। एक दिन में 2 पेपर, ठीक। 21 घंटे पेपर लिखने हैं, मतलब 7 पेपर आपको। उसमें से आप प्रैक्टिस करे रहेंगे सर, तब आपका हाथ वहाँ पे चलेगा। ठीक बात। क्योंकि मैं सर बता रहा हूँ, मैं पिछले लंबे समय प्रैक्टिस कर रहा हूँ सर। तो मेरे जितने भी 7 पेपर हैं उसमें सर मैं बिफोर 5, 10, 15 मिनट पहले भी सर मेरे पेपर कंप्लीट हुए हैं। मतलब ऐसा कि एक बार अगर आपका 10 मिनट पहले पेपर कंप्लीट हो गया, फिर आप जाकर अपना कॉपी चेक कर सकते कहाँ पे अंडरलाइन करना, कहाँ पे आपने 1 लाइन 2 लाइन छोड़ना करके। तो सर मतलब मेरा मानना ये है कि आंसर राइटिंग प्रैक्टिस अक्सर आपकी होनी ही चाहिए। क्योंकि सर 5वां प्रयास था, 4था मैच था मेरा, तो पिछले 4 से मेरी प्रैक्टिस इतनी हो गई सर कि मैं बिना प्रैक्टिस के जाता मैं लिखा जाता है, लेकिन मेरे से पहले से प्रैक्टिस हुई है। और जैसे इस बार ये किरण भाई ने लिखे, उन्होंने पेपर छोड़ के आ गए इन्होंने, क्योंकि प्रैक्टिस ठीक से थी नहीं उतनी। अच्छा, आप पेपर छोड़ दिए हैं? सर मैं अटेम्प्ट ही नहीं कर पाया, क्वेश्चंस पता थे। हाँ। लेकिन मैं बताना चाहूँगा कि जैसे आपने बात की आंसर राइटिंग की, आंसर राइटिंग का फ़ायदा ये होता है कि आप बहुत मैक्सिमम क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हो। मेरे साथ ये इस बार ये समस्या हुई कि मैंने एकदम शॉर्ट टर्म लगभग 1-1.5 महीने ही आंसर राइटिंग की, कोई पूरा सिलेबस मेरा कंप्लीट नहीं हुआ था। तो उसका नुकसान मुझे ये हुआ कि मैंने लगभग 1000-1200 नंबर की क्वेश्चन अटेम्प्ट किए मेंस में, 200 से 250 नंबर के क्वेश्चन शुद्ध छोड़ के आ गए। मतलब 7 अगर आप वो अटेंड करते तो आपको और बड़ा पद मिला होता अभी। डेफिनेटली मिल जाता सर। मतलब 7 पेपर में 1400 नंबर होते हैं, इन्होंने 1200 ही बनाए हैं, 200 के क्वेश्चन ही केवल छोड़े हैं, ऐसा ब्लैंक छोड़ के आए हैं। अब वो आंसर राइटिंग से सुधरता आप कह रहे हैं? जी, अगर आप रेगुलर आंसर राइटिंग कर रहे हैं, रेगुलर आंसर राइटिंग करने के 2-3 फायदे होते हैं। पहला फायदा कि सर आप मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं। ठीक बात है। दूसरा कि आपके कंटेंट और इंक्रीज होते हैं। ठीक बात। और चौथा ये है कि उसके साथ तीसरा ये है कि उसके साथ आपका सिलेबस भी जल्दी कवर होते जाता है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि आंसरिंग करने से सिलेबस जल्दी कवर होता है, ये थोड़ा एक्सप्लेन कीजिएगा इसको। जी सर, इसका जो मैंने कहा उसका मतलब ये है कि अगर आपको आंसर राइटिंग करना है एक पर्टिकुलर टॉपिक का, तो आप क्या है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को आप पढ़ेंगे, कोचिंग में तो आपको वो पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है। लेकिन अगर किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर का अगर आपको आंसर राइटिंग करना है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है, तो उसको कंप्लीट करने के लिए आप क्या करेंगे कि आप अपने से और ज़्यादा मेहनत करेंगे, अपने से और ज़्यादा कंटेंट ढूंढेंगे। ठीक मैं ये बोलना चाह रहा हूँ। मतलब ये बिल्कुल नई बात मुझे भी पता चली। ठीक है। वही सर, इसका मलाल इनको जीवन भर रहेगा। अच्छा, कि छोटा पद अगर वो 200 नंबर का मिल जाते इनको, अब DC बन जाते हमारे साथ। बड़ा तो वही है, तो मतलब बहुत नुकसान। राइटिंग प्रैक्टिस एकदम होनी ही चाहिए। वैसे इसमें प्रैक्टिस तो लोग कर लेते हैं, लेकिन एक प्रॉब्लम आती है मूल्यांकन की, कि मूल्यांकन कौन करे। चलिए, एक जगह क्लास है तो टीचर कर दे रहा है, और क्लास जहाँ पर टीचर नहीं है या ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जो इंटरव्यू देख रहे होंगे, वो किससे फिर मूल्यांकन कराएंगे उसका? सर जैसे अगर आपने किसी से कोचिंग ली हो, जैसे आपने कहा कि अगर आप कोचिंग ले रहे हैं तो सर तो आपको गाइड कर ही देंगे। ठीक है। अगर आपने ऑनलाइन क्लासेस दी हुई हैं या किसी के थ्रू आप टच में हैं, अगर संस्थान से ही सर से अगर टच में है, तो यहाँ की तो फैकल्टी अच्छी है जो लगातार बच्चों से कांटेक्ट में रहती हैं। ठीक बात है। तो यहाँ अभी तो व्हाट्सअप इतना इजी कर दिया है कि आप उसका PDF बनाओ और सीधा सर को भेज दो या फैकल्टी मेंबर को भेज दो, वो आपको मूल्यांकन करके आपके जो जिस पे सुधार किया जा सकता है उसको बता सकते हैं। फिर जैसे कोविड काल में सर कोचिंग संस्थान पूरे बंद थे। हाँ। उस समय हम बेरोजगार थे। हाँ। तो मैं अपने सर नोट्स बनाता, मतलब जो आंसर राइटिंग करता था उसका मैं PDF बना सर कोचिंग संस्थान में आपको कई बार भेजा। मैं तो इनसे भी चेक कराता था कि ये अपना बेरक भेजते थे, मैं इनको इतना भेजता कि ये थोड़ा ज़्यादा पढ़े, मैं थोड़ा ज़्यादा पढ़ूँ। अपन ने दूसरे बता लिए, आपसे कॉन्टेक्ट किया, आपने बता लिया कि यहाँ पे 1-2 पॉइंट मिसिंग है, उसको करेक्ट कर लीजिए। तो ये सब टेक्नोलॉजी का जमाना है सर। अगर दूर ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे हैं
सेटिंग चेक कराना चाहते हैं तो सर बिल्कुल हेल्प करेंगे। मतलब लिखना भी इम्पोर्टेंट है और उसका मूल्यांकन कराना भी इम्पोर्टेंट है। मूल्यांकन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको वो हाँ। चीज़ याद रहेगी। अच्छा अच्छा, इसमें एक कोचिंग वाली बात आई, तो क्या कोचिंग करना अनिवार्य है? अगर आप पास में हैं और आप कोचिंग करने के लिए समर्थ हैं तो आप बिल्कुल कीजिए। समर्थ है तो बिल्कुल कीजिए, ठीक अगर बात आप है। कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए, क्योंकि कोचिंग में क्या है, देखिए बुक सब पढ़ते हैं हाँ हाँ है ना, सारे जो बच्चे हैं वो सिलेबस को ही पढ़ते हैं, सिलेबस उसी को कंप्लीट करना है। लेकिन कोचिंग में क्या होता है कि आपको एक डायरेक्शन में आपको एक दिशा मिल जाती है कि हाँ इस डायरेक्शन में आपको भेजना है, रोज उनको पढ़ाना है, तो कोचिंग से सर ये फायदा होता है। तो मुझे लगता है कि वो सर डिपेंड। मेरा भी मानना है जैसे गाइडलाइन मतलब गाइडेंस की आवश्यकता सबको है सर। ठीक बात। मार्केट में सर ये बहुत सारे पब्लिकेशन, ये बहुत सारी बुक मिल जाएंगी आपको, लेकिन आप कोचिंग आएंगे सर उसी पब्लिकेशन के सर उसी सर को आपको पढ़ाएंगे, हाँ। तो उनके साथ पढ़ाने में और पढ़ने में वो अपना बताएं किसी स्टोरी के द्वारा आपको कनेक्ट करेंगे, रतनपुर पूरा इतिहास घुमा देंगे कि मैं ही राजा हूँ, देखो आप मेरी प्रजा, ऐसा टाइप से। हाँ। इस प्रकार से एक्सप्लेनेशन होती है ना सर, तो बच्चों के मन में मतलब चलचित्र छायाचित्र बन जाता है हाँ। कि इस प्रकार से इतिहास का क्रमिक असर होगा करके। तो मेरा भी मानना है कि वो सक्षम है तो कोचिंग आप अवश्य कीजिए, कि कोचिंग संस्थान सर खोले ही रहती है, बच्चों की हेल्प की जा सके। ठीक बात। और guidance वैसे से कितनी बहुत अवधि तक की जरूरी जानी चाहिए कोचिंग? सर जैसे वो डिपेंड करता है कि आपका लेवल क्या है उसके साथ अंडरस्टैंडिंग का। अगर आपने प्री बहुत जल्दी कवर कर लिया है तो उसके साथ ही साथ आप मेंस की भी कोचिंग कर लीजिए। और जैसे अभी तो ये बहुत सुविधा हो गई है कि यहाँ भी संस्थान में भी मेंस और तीनों जो इंटीग्रेटेड वाला तीनों चरण उसके लिए इंटीग्रेटेड तैयारी, इंटीग्रेटेड वाली 12वीं क्लास के बाद शुरू करने वाले हैं। हाँ 12वीं वालों के लिए, 12वीं के बाद। इंटीग्रेटेड कोर्स है सर, वो मुझे ठीक लगा कि अपन इंटीग्रेटेड तैयारी कर सकते हैं। ठीक बात। एक दो बातें और हैं, अभी जो तैयारी करने के लिए शुरू सोच रहे हैं, आपका इंटरव्यू देख करके जो प्रेरित होंगे, उनको सीजीपीएससी की तैयारी के लिए क्या सुझाव देंगे अभी से? सबसे पहले सर सुझाव ये देना चाहूँगा कि पहले पूरा मन बना लीजिए, दृढ़ निश्चय कर लीजिए कि आपको इसमें उतरना है, तभी तो आप इस क्षेत्र में आइए। हाँ। नहीं तो धीरे धीरे अटेम्प्ट इतने ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। इवन मेरा खुद का अटेम्प्ट ये सर पाँचवा अटेम्प्ट है। मैंने 3-4 मीन्स लिखे हुए हैं, लेकिन अटेम्प्ट मेरा 5वां है। हाँ। तो जैसे धीरे अगर आप दृढ़ निश्चय नहीं होंगे तो क्या होगा कि आपके अटेम्प्ट धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, आपका एज बढ़ता जाएगा, वो जो पढ़ने के लिए जो ललक है, जो स्टेमिना होता है, वो धीरे धीरे घटता जाएगा। तो सबसे प्राथमिक चीज़ है कि आपका दृढ़ निश्चय होना चाहिए। दूसरा कि आपको अच्छा बुक फॉलो करना चाहिए, जो कि हमारे यहाँ पे इतने सारे बुक हैं, देख ही रहे हैं। और कोचिंग संस्थान में सर आप जैसे टीचर हैं मार्गदर्शन करने के लिए, तो सर ये जो चीज़ें हैं जिसका ध्यान रखना चाहिए इसकी तैयारी करने से पहले। सर एक क्वेश्चन और है कि आर्थिक दृष्टि जो बच्चे कमज़ोर हैं, क्या उनको सीजीपीएससी तैयारी में आना चाहिए? और ग्रामीण पृष्ठभूमि जिनके पास है उनको इस क्षेत्र में आना चाहिए या नहीं? आए तो कैसे तैयार करें, ये बताइए। सर जैसे आर्थिक पृष्ठभूमि से ग्रामीण पृष्ठभूमि से मैटर नहीं करता है। अगर कोई भी विद्यार्थी उसको पढ़ने में अध्यापन में रुचि है तो सर वो कहीं से भी सर व्यवस्था अपना कर ही लेगा। जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र सर, मैं जिस मोहल्ले में रहता हूँ रतनपुर में, सर वहाँ पे सर अध्यापन वाले उतनी रुचि नहीं थी सर। मैं खुद सर कक्षा 12वीं तक मतलब समय में दुकान अवश्य बैठता था सर। मतलब हमारे पिताजी दुकान है, पान दुकान, वहाँ अवश्य बैठता था। उसके बाद से जब मैं रायपुर गया सर, वहाँ से फिर जब मैं आया कॉलेज करने के बाद, उसके बाद से मेरी रुचि की जगी कि हाँ एक सरकारी सिविल सर्विस क्षेत्र का एक आकर्षण है। सर आर्थिक वृत्ति से हमारे कोचिंग में सर जो भी आर्थिक विकास सेक्शन बच्चे आते हैं उनका सर फीस में भी माफ़ी की जाती है, उनका प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। ग्रामीण क्षेत्र जो बच्चे आते हैं वो भी तो एक उत्साह लेके आते हैं कि हाँ मेरे करना ही करके। और वही ना सर दूध के पाँव पूरा छिपाई नहीं पड़ते वाले, तो वही है सर कि जो इनका इच्छा रहती है, जिनको पढ़ने में ललक रहता है और जिनको सारा जो अपने क्लास में लगातार टॉप करते आ रहे हैं, सर वो किसी माध्यम से आपके तक पहुँचेंगे और सर वो जरूर सफलता का परचम लहराएंगे सर। मतलब आप कह रहे हैं कि आर्थिक प्रॉब्लम और ये ग्रामीण पृष्ठभूमि कोई बाधा नहीं है। ठीक बात है ना। आप ऐसा मानते हैं क्या कि अंग्रेजी माध्यम वाले ज़्यादा मतलब मार्क्स लेकर के आते हैं? यूपीएससी में ट्रेंड तो देखा गया है, लेकिन अभी तक मुझे नहीं लगता कि सीजीपीएससी में ऐसा सीजीपीएससी में वैसे टॉपर्स तो यही होते हैं ना, इंग्लिश मीडियम वाले ही होते हैं। हाँ सर टॉपर, हाँ इंग्लिश मीडियम वाले होते हैं, शुरुआती के 1-2 टॉपर्स होते हैं, लेकिन अगर आप टॉप 10 या टॉप 50 में देखो तो उसमें सर जो हिंदी और इंग्लिश वाले रेशियो में सर मैंने देखा है कि हिंदी वाले पर रेशियो बात टॉप के नहीं, आप टोटल सिलेक्शन देखिए जी, टोटल सिलेक्शन उसमें हिंदी मीडियम वाले ज़्यादा। मेरा माना था उसमें हिंदी में जैसे 50-50 छत्तीसगढ़ी मीडियम में, जैसे हमारे जैसे जो प्रॉपर छत्तीसगढ़िया हैं उन्हीं लोग रहते हैं, ऐसा टाइप बोल सकते हैं। ठीक बात है। 2 क्वेश्चन बच गए मेरे लास्ट।
एक तो ऑनलाइन क्लास को लेकर के आपका क्या व्यू है? ऑनलाइन क्लास ऑफलाइन क्लास क्या अंतर है इस पे, और कैसे क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऑनलाइन वालों को खासकर बताइए। सर जैसे ऑनलाइन क्लासेस का जो टाइम है ये कोविड के टाइम से चालू हुआ है। हाँ, काफ़ी बढ़ गया इसके बाद से। कोविड के टाइम पे बहुत बेनिफिट किया है बच्चों को। हाँ। तो जो बच्चे दूर हैं या जो बच्चे यहाँ पे आ नहीं सकते हैं, है ना, जो कनेक्ट नहीं कर सकते, उनके लिए सर ऑनलाइन क्लास बहुत बेहतर है। ऑनलाइन क्लास से भी फायदा, क्योंकि वो क्लासरूम का ही मटेरियल उनको मिल रहा है ज्यों का त्यों, बैठे बैठे। उन पे टाइम का बॉन्डेज नहीं है कि आप फला टाइम से फला टाइम के बीच में बैठे, वो जितने टाइम वो खाली बैठ रहे हैं वो उतने टाइम अपन दे सकते हैं। दूसरा क्या होता है सर कि जो जॉब वाले, जैसे सर ने कई क्लासेस ऑनलाइन लिए क्योंकि इनका टाइमिंग था, जॉब में जाते थे 700 ठीक बात है ना, तो इनका जो टाइमिंग पीरियड था, अभी ऑफलाइन क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते थे क्योंकि इनके लिए एक स्पेशल क्लास ऑर्गेनाइज नहीं की जा सकती। सही बात है ना, तो इनके लिए वो बेनिफिट कर जाता। साथ में जो बच्चे दूर क्षेत्र में हैं उनके लिए सर ऑनलाइन क्लासेस एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। ये एक सुविधा है सर ऑनलाइन क्लासेस, क्योंकि बताऊँ मेरे को समय मिलता है रात में, अब क्लासेस होती है सुबेरे, तो सुबेरे उठ नहीं पाता है, सुबह में दोपहर में जो क्लास हो रही है, जब ऑनलाइन क्लास में सब रिकॉर्डेड रहती है लाइव क्लासेस, जितने भी टाइम आपको सुविधा मिले सर उस टाइम आप देख के अध्ययन कर लीजिए। और ऑनलाइन का बेनिफिट ये है सर, बार बार रिवीजन की सुविधा मिलती है सर। ठीक बात है। आप क्लास में एक बार पढ़ा देंगे ऑफलाइन, लेकिन ऑनलाइन में आप उसी चीज़ को बार बार पढ़ाएंगे, बच्चा रिवाइज करके रिवाइंड करके देखेगा, वो सर बहुत बेनिफिट करता है ऑनलाइन के माध्यम। ठीक बात है। यदि कोई बच्चा ऑफलाइन के लिए भी अवेलेबल है और ऑनलाइन भी उसके लिए अवेलेबल है और दोनों में कंफर्टेबल है, किसको चुनना चाहिए उसको? मेरे निजी तौर पे सर जो ऑफलाइन है, जो क्लासरूम है सर, उसमें इंटरेक्शन ज़्यादा होता है टीचर से, वो करना चाहिए। मेरे ये निजी विचार है। मेरा भी सर मानना है ऑफलाइन ज़्यादा उचित है, क्योंकि ऑनलाइन अगर क्लास कर रहा है जो सिंसियर बच्चे तो वो करेगा, लेकिन क्या जो अलाल टाइप रहता है वो ऐसा सो के देख रहा है, बैठ के देख रहा है, लेट के देख रहा है, तो उसको वहाँ पे जो माहौल टीचर का डर खत्म हो जाता है। क्योंकि ऑफलाइन सर टीचर डांटता भी है, मजाक भी करता है, वो माहौल उसको नहीं मिलता सर। ठीक बात, ठीक बोल रहे हैं। एक लास्ट क्वेश्चन है, सीजीपीएससी की तैयारी में ऐसा कहा जाता है कि सर प्लान भी हमारा एक हम ले करके चल रहे हैं, साइड में कुछ और कर रहे हैं, या फिर नेट की तैयारी कर रहे हैं, या आईपी की तैयारी कर रहे हैं, या कोई सेंट्रल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, या कोई दुकान अपना चला रहे हैं, इस तरह का जो प्लान भी है क्या ये बनाकर चलना चाहिए, कितना उपयोगी रहता है? तो शुरुआत में जैसे मेरी जो शुरुआत हुई थी सीजीपीएससी के क्षेत्र में वो 2018 में हुई थी। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ा, कोविड ने 2 साल ले लिए, तो 2020-21 के अराउंड में मुझे लगा था कि हमारे पास प्लान बी होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरे पास कोई प्लान बी था नहीं। मैंने ध्यान दिया जो स्टेट सर्विस की जो और एग्जामिनेशन होते हैं सीजी व्यापम के थ्रू, उसमें डालने का, तो 1-2 में मेरा नहीं हुआ, तो मुझे समझ में आया कि नहीं अब मेरे लिए यही है सीजीपीएससी। जी, तो सीजीपीएससी में एकदम मेहनत से जुट, मतलब अपने प्लान नहीं बनाया। नहीं, आप क्या बोलेंगे, मतलब दर्शकों को क्या बोलेंगे? सर अगर आप प्लान बी आपके पास अगर है ऑप्शन में, तो आप डेफिनेटली उसके लिए बना के जाइए। अगर लेकिन नहीं है, अगर आपको सिर्फ यही करना है, मेरे ये निजी विचार है, अगर आप सिर्फ इसी के लिए दृढ़ निश्चयी हैं तो आपको सिर्फ इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। तो प्लान बी रखने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उसके लिए फिर आपके पास एक ऑप्शन रह जाएगा कि आपका जो मेहनत है वो डिवाइड हो जाएगा कि हाँ अगर हमारे पास ये भी नहीं हुआ तो हम ये तो कर ही लेंगे, तो ऐसा क्यों करना, जब आप सारी एनर्जी इसमें डाल सकते हैं तो फिर प्लान बी रखने का कोई मतलब नहीं है। सर आपका? सर मेरे हिसाब से प्लान भी है सर, वो एक होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, व्यक्तिगत रूप से निर्भर करता है। क्योंकि जैसे मैं तैयारी कर रहा हूँ, सतत तैयारी कर रहा हूँ सर, 2019 में सर कोविड आ गया, ठीक, उसमें फिर 2021 में मेरी सिलेक्शन हुआ 700 पद में। तो जब प्रारंभिक स्टेज में आप हो, मतलब 22 साल 23 साल की उम्र, उस वजह से प्लान भी नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन एक उम्र होता है सर अध्ययन करने का, अगर आप 30 साल के हैं लेकिन अभी भी आप अध्ययन ही कर रहे हैं तो आपके प्लान भी तैयार होना ही चाहिए सर। जैसे हमारी फैमिली का सर बिजनेस फैमिली से है, तो अगर मान लो मेरा नहीं होता पीएससी में तो सर मैं निश्चित रूप से मैं दुकान बैठता, तो प्लान भी मेरे लिए पीछे तैयार था, मेरे प्लान भी तैयार करना नहीं पड़ा था। लेकिन एक मेरा सर ये था कि अगर नहीं होगा तो दुकान बैठनी है मेरे को करके। लेकिन मैं भी कहना चाहूँगा कि निश्चित समय तक प्लान भी नहीं होना चाहिए, लेकिन एक समय मतलब जैसे 28 से 30 वर्ष के बाद आपको प्लान भी सर अवश्य करना ही चाहिए, क्योंकि कब तक आप घर पे डिपेंड रहोगे सर। ठीक बात है। एक लास्ट, अगर आपने उठा दिया व्यापम तो मैं ले रहा हूँ, व्यापम की परीक्षाएं बीच बीच में आती है, जनरली होता है कि प्री का एग्ज़ाम होने वाला है और आ जाएगा, या मेंस का एग्ज़ाम होने वाला है वो आ जाएगा, फिर मन करता है कि मैं व्यापम भी दे दूँ। तो ऐसा आप लोग के साथ होता था कि नहीं होता है? तो फिर करना क्या चाहिए? बिल्कुल ऐसा होता था, सबके साथ तो नहीं होता था क्योंकि ये तो जॉब ले चुके थे, मेरे साथ तो पर्सनली होता। नहीं, शुरू में हुआ उनके साथ? शुरू में तो इनके साथ भरपूर हुआ है, बहुत फॉर्म डाले हैं, पटवारी आ रही सब का फॉर्म डालते थे, शुरू में हुआ था, मेरे साथ भी हुआ था।
तो सर मैंने इसके लिए एक चीज़ अपनाई थी कि मैंने जो प्री का जो पोर्शन है, प्री का सिलेबस मैंने नहीं छोड़ा, क्योंकि व्यापम का भी जो कोई एग्ज़ाम होता है, अगर कोई स्पेसिफिक स्ट्रीम को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने उसके सिलेबस हैं वो CGPSC के प्री सिलेबस से ही मिलते जुलते हैं। तो मैंने प्री को नहीं छोड़ा। बाकी जो उसके एडिशनल होते थे, जैसे शायद ADO में ग्राम पंचायत से जितने संबंधित कुछ जो टर्म्स होते थे उसको अलग से पढ़ना पड़ता है। बाकी जितना उसका सिलेबस का जो पार्ट है वो प्री से ही अपना कवर हो जाता था। तो प्री को मैंने नहीं छोड़ा। साथ में मैंने व्यापम के, रेलवे के और एग्जाम दिलाए, लेकिन उसमें अनफॉर्चुनेट मेरा नहीं हुआ क्योंकि किस्मत था इसमें, है ना, इसलिए उसको वो नहीं हो पाया। तो प्री का मैंने सिलेबस नहीं छोड़ा, बाकी जो एग्जाम साथ में होते थे मैं उसमें अपीयर हुआ था। सर आप लास्ट आंसर। सर मेरा भी जैसे मतलब मैं जब 17-18 तैयारी कर रहा था तो पटवारी का फॉर्म डालता था, RFQ फॉर्म डालता, मतलब जो फॉर्म हमारा व्यापम के हॉस्टल वार्डन हो गया सब में डालते रहता था। तो सर मतलब ऐसा 2-4 दोस्त ही मित्र थे हमारे, तो उन्हें बोलते थे ये क्या फॉर्म डाल रहा है, तो CGPSC कर रहा है, डिप्टी कलेक्टर बनना चाहता है, ये क्या है छोटा मोटा पोस्ट, ऐसा करके। तो वहाँ पे एक मोटिवेशनल फैक्टर काम करता है, लेकिन वो सर एक समय तक ही काम करे जब तक आपकी जॉब ना लगे करके। ठीक बात है। तो मेरा यह मानना है कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके सब व्यापम एग्जाम आ रहे हैं तो आप निश्चित रूप से एग्जाम दीजिए, क्योंकि क्या एक नौकरी अगर आपकी लग जाती है तो आप एक मानसिक संतुष्टि हो जाती है कि आगे अगर डिप्टी कलेक्टर ना भी बनूं तो जब मैं इस पद में हूँ तो मेरी जो लाइफ है जो आराम से दिक्कत जाएगी, ऐसा टाइप से। ठीक बात है। ठीक सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का इस इंटरव्यू को शामिल होने के लिए। धन्यवाद सर। जी सर। ठीक है दर्शकों, मिलते हैं किसी अगले इंटरव्यू में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।